हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है चैप्टर 28 लिपिनकॉट एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, हम ये इस वीडियो में ओवरव्यू पढ़ेंगे कि हम क्यों कैसे ये वाला एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं इस बीमारी के लिए। हमें कैसे पता चलता है कि ये वाला एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए, ये वाला क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर इफेक्टिव और ट्रीटमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है स्पेसिफिक इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ठीक है, their selective toxicity that is they have the ability to kill an invading microorganism without harming the cells of the host। ठीक है, ये इसका क्या कह रहा है कि भाई हम होस्ट के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, विद उनको हार्म करे बगैर हम जो है वो जो इन्वेडिंग सेल्स हैं जो अटैक मतलब बैक्टीरिया जो इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब जो वो बैक्टीरिया जिन्होंने जो बॉडी के अंदर दाखिल हुए हैं उनको मारते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए कि हमने मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब ये वाली एंटीबायोटिक खानी है, ठीक है, आपने इतने दिन तक खानी, कैसे पता चलता है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल एजेंट रिक्वायर्ड द नॉलेज। ठीक है, हमें नॉलेज चाहिए होती है, किसकी नॉलेज चाहिए होती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मतलब कि ये वाली एंटी माइक्रोबियल एजेंट देना है, इससे पहले हमें ये वाली नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल हुआ है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि वो जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल हुआ है वो किस माइक्रोबियल एजेंट से सेंसिटिव है और किससे रेजिस्टेंट है। हमें जब ये पता होगा कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एजेंट से सेंसिटिव है तो हम वो देंगे। ठीक है, और फिर इसकी क्वांटिटी मेजर करेंगे। और अगर हमें पता चल गया कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई ये जो एजेंट है इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम वो नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, द साइट ऑफ इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन का साइट देखेंगे, कौन सी साइट है, किसको बैक्टीरिया ने अफेक्ट करा है। पेशेंट फैक्टर देखेंगे, द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एजेंट। ठीक है, एजेंट की सेफ्टी एंड एफिशिएंसी देखेंगे कि भाई कितने कंसंट्रेशन में देना है, कितने कंसंट्रेशन पे सेफ़ है और कितने कंसंट्रेशन पे वो इफेक्ट शो कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ थेरेपी, ज़ाहिर सी बात है हम एज अ फार्मासिस्ट हम ये चाहेंगे कि भाई जो पेशेंट है उसके कम से कम पैसे लगे। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है ये हमारा रूल भी है, तो कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी देखी जाएगी। ठीक है भाई, और हमें हाउ एवर द मोस्ट पेशेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन, ज़ाहिर सी बात है अगर सीरियस कंडीशन हो जाती है तो उस केस में मामला पूरा अलग हो जाता है। ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे जाके, लेकिन उस केस में हमें जो पेशेंट होता है उसको इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स कराई जाती है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन और सेंसिटिविटी के बाद। अब सवाल ये आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म हम कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म ने अटैक करा है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं ये चाहूँगा थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा आपको बताऊं। अगर जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में हैं और थर्ड ईयर पढ़ चुके हैं उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की लैब करी होगी तो उनको समझ आ रहा होगा ये क्या है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आराम से समझें, मैं आराम से समझाऊँगा। हमें पता कैसे चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म है और इसने बॉडी में अटैक करा है। Characterizing the organism is the center to selection of the appropriate therapy। रैपिड असेसमेंट, हमें जल्दी से मतलब रैपिड असेसमेंट करनी होती है कि पेशेंट बीमार होता है। ठीक है, हमें जल्दी से असेसमेंट करनी होती है ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कौन सा ग्राम स्ट्रेन है, ग्राम पॉजिटिव है, इस तरीके से। नेचर ऑफ द पैथोजन कैन समटाइम बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्ट्रेन विच इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ठीक है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल फीचर देते हैं, मतलब कि वो क्या क्या फ़ीचर देता है, मतलब कौन सी साइट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके कौन से पार्ट को अटैक करेंगे तो फिर वो मर जाएगा और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी फ्लूइड दैट आर नॉर्मली स्टेराइल। ठीक है, कह रहा है कि भाई पैथोजन की जो अफेक्ट है, मतलब पैथोजन का अटैक है, हम जो हैं वो पता लगा सकते हैं बॉडी फ्लूइड के थ्रू। बॉडी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में आता है ब्लड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड हैं। ठीक है, फिर हम इनमें देखते हैं कि भाई माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है। इट इज़ जनरल नेसेसरी कल्चर। अच्छा, अब मैं आपको तो बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, उन फ्लूइड से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके कलेक्ट करने के बाद हम उसको कल्चर में डेवलप करते हैं। ठीक है, कल्चर में डेवलप हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब का मैं थोड़ा बताता हूँ। हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब में हम ये करते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं,
ठीक है, उसका कल्चर मीडियम बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसका मतलब कि कल्चर मीडियम का क्या मतलब है, हम उसको खाना देते हैं, सिंपल से अल्फाज में बोलते हैं, उसको खाना देते हैं और उस खाने में हम उसको बैक्टीरिया को डाल देते हैं और फिर ज़ाहिर सी बात है वो ग्रोथ करता है। 24 घंटे बाद या 48 आवर्स के बाद उसकी ग्रोथ ही आती है, बहुत सारे कॉलोनीज़ बन जाते हैं, ठीक है। अब उन कॉलोनीज़ में से हम फिर उसको लेते हैं छोटा सा पीस, माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं, क्या कहते हैं, हम इंडिकेटर्स डालते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स डालते हैं, स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेन डालते हैं ताकि हम उसको विजिबल हो सके। उसको विजिबल देखने के बाद हमें उसका बॉडी स्ट्रक्चर नज़र आता है, भाई ये गोल है, इसका मतलब कॉक्साई हो सकता है, ठीक है, रॉड शेप है, तो इस टाइप के हम उसके शक्ल देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब हमें नज़र आ गया कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो गया है। अब हम देखते हैं कौन सा एजेंट जो है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे सेंसिटिव है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है, हम क्या करते हैं कि भाई हम जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ड्रग है, ठीक है, एक कल्चर लिया है, उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 ऐसे करके पीसेस बनाते हैं। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, ठीक है, एक कल्चर मीडियम होता है, तो हम उसको 4 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इधर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इधर भी बहुत सारे बैक्टीरिया, इधर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है जी, और इधर भी बहुत सारे बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं, जैसे एक एजेंट आपने लिया, ठीक है, वो एजेंट इसमें डाल दिया, जैसे कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, पेनिसिलिन जी ले लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने 4 ले लिए। अब हम 24 घंटे बाद देखेंगे कि भाई अच्छा इसके अराउंड तो बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो हम देखेंगे भाई एक इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, ठीक है, सर्कल बन जाएगा, और जैसे फॉर एग्जांपल इधर सर्कल नहीं बना और इधर बहुत बड़ा सर्कल बन गया, तो ये शो कर रहा है कि भाई इस एजेंट ने इतने जो करीब के सेल्स को जो बैक्टीरिया थे उनको मार दिया, और इसने इतने दूर के मारा, और फिर ये वाले जो था इसने बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को मार दिया। तो ये हमारे केसेस में ये वाला बेस्ट होगा, ठीक है। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि भाई इस एजेंट से जो हमारा बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है भाई। ये तरीका हो गया। अब जो एक चीज़ लिखी हुई है लिपिनकॉर्ड में वो हम पढ़ लेते हैं। न्यूअर टेक्निक सच एज रैपिड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एंड MALDITOF मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ऑफर एक्यूरेट रैपिड एंड कॉस्ट इफेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। आजकल के दौर में हम ये जो हैं वो बहुत न्यू टेक्निक आ गई है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, और जल्दी कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है भाई। अब हमें एम्पेरिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देखनी है। इसका क्या मतलब है कि आइडियली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजेंट यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। आफ्टर द ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जब हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लें फिर ट्रीटमेंट करेंगे ना। विदाउट आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट ट्रीट द इन्फेक्शन, ठीक है भाई। और उसकी सेंसिटिविटी देखेंगे भाई, वो किस एजेंट से सेंसिटिव होता है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा भाई ये सिर्फ इंट्रो है ताकि आपको समझ आ सके कि भाई कैसे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब इसमें हम ज़रा ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, सेलेक्टिंग अ ड्रग। सवाल लिखा हुआ है, ड्रग चॉइस इज इन द एब्सेंस ऑफ सेंसिटिविटी डाटा इन्फ्लुएंस बाय द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, अगर आपने एब्सेंस ऑफ सेंसिटिविटी है, मतलब हमें नहीं पता है भाई एजेंट बहुत कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पेशेंट आया है, ठीक है, और आपके पास हमने देखा है कि भाई उसकी हमने सेंसिटिविटी नहीं देखी उस ड्रग की, कि उस ड्रग की सेंसिटिविटी है कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो उस ड्रग से सेंसिटिव है कि नहीं है, ये हमने नहीं चेक करा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो साइट देखेंगे, हम ये देखेंगे भाई किस साइट पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। ऐसे केसेस में द पेशेंट हिस्ट्री निकालेंगे, भाई पहले इस साइट पे एक्शन हुआ था, ऐसा कोई इफेक्ट हुआ था, ठीक है। हम पूरी हिस्ट्री निकालेंगे, एज निकालेंगे, प्रीवियस इन्फेक्शन निकालेंगे भाई कि भाई ये पहले हुआ था, क्योंकि जल्दी से ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। और हम यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेपी देंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का और नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, सिंपल से एक बात बता दें, ये क्लास ऑफ ड्रग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट और नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो का क्या मतलब है, छोटा,
ब्रॉड का मतलब है बड़ा, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है कि नैरो स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं ना, उनका मतलब ये होता है वो ड्रग बहुत सारी क्लासेस ऑफ एजेंट को, बहुत से क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं, मतलब मारते हैं, ठीक है। और नैरो का क्या मतलब है, ये एजेंट जो है नैरो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है ये सिर्फ स्पेसिफिक क्लास ऑफ बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क है। अच्छा, तो हम एग्जांपल को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है कि अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ हों और उनके साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो, ठीक है, और वह इन्फेक्शन के बाद हमने उसकी जब हमने देखा तो उसमें हमें ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई नज़र आए, ठीक है। तो वो इस बीमारी को ये इन्फेक्शन ज़्यादातर हमारे पास पेनिसिलिन जी से ट्रीट करा जाएगा, हम इसको इससे ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जो कॉक्साई है, ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई, वो पेनिसिलिन जी से क्या है, सेंसिटिव, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास अडल्ट के साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो वो हम पेनिसिलिन जी से नहीं करेंगे ट्रीट, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पेनिसिलिन जी से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाता है अडल्ट के अंदर, ठीक है, अडल्ट के अंदर रेजिस्टेंट हो जाता है। तो हम इसको किससे ट्रीट करेंगे, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स के साथ या वैनकोमाइसिन के साथ। बहुत मशहूर है वैनकोमाइसिन, और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में कैफ्ट्राइएक्सोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होती है, आईवी में भी यूज़ होती है, आईवी में ज़्यादातर यूज़ होती है। सेंसिटिविटी, इसमें दो बातें सिर्फ बताई गई हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया कुछ जो बैक्टीरिया, कुछ जो पैथोजेंस होते हैं, जिसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स और नीसेरिया meningitis usually have the predictable sensitivity pattern to the certain antibiotic, ठीक है। इसमें बताया गया है कि भाई ये जो दो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेंसिटिविटी के जो पैटर्न्स होते हैं वो एंटीबायोटिक का एक सर्टेन पैटर्न्स होते हैं, मतलब कि जाने पहचाने पैटर्न्स होते हैं। हम इन बीमारियों, इन पैथोजन से जो बीमारियां होती हैं, वो हम एक जो पैटर्न है एंटी माइक्रोबियल का सेट हुआ है कि भाई ये देना है, ये बीमारी हो तो ये देना, उससे हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अदर हैं, जिसमें आता है ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव, एंटेरोकॉक्साई, ठीक है, स्टेफेलोकोकल स्पीशी, ये सब अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो हम देंगे वो उसको, उस बैक्टीरिया को मारेगा कि नहीं मारेगा, ये हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लेकिन ऊपर वाले केसेस में ये जो दो थे, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ मारेगा, 90% 95% मारेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई पहले तो वो सेंसिटिव है कि नहीं है, बैक्टीरिया इस एजेंट से सेंसिटिव है कि नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि भाई मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब कितनी मिनिमम डोज चाहिए बैक्टीरिया को मारने के लिए, और कितनी मैक्सिमम डोज हो कि भाई यहाँ से बैक्टीरिया कम्प्लीटली मरना शुरू हो जाएंगे। ये भी क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का जो लैब का, माइक्रोबायोलॉजी लैब का एक प्रैक्टिकल है, वो मैं इसमें समझा देता हूँ, ये पूरा टॉपिक आपको उसमें समझ आ जाएगा। तो हम करते क्या है, हम बहुत से टेस्ट ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। हमें अब जो देखना है ना, हमें ये देखना है इधर कि कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, MIC और MBC की कंसंट्रेशन क्या है। हम बहुत सी टेस्ट ट्यूब बनाते हैं, उसके अंदर हम ऑर्गेनिज़म को या माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने के बाद हम डिफरेंट कंसंट्रेशन इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट के डालते हैं, जैसे 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। अब सबसे हाईएस्ट एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन जो है वो इधर मौजूद है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई जब डालने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई 24 घंटे बाद कि कितने जो इन सेट्स में ग्रोथ कितनी हुई, इन टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ कितनी हुई बैक्टीरिया की। आपको नज़र आ रहा होगा 0.5 पे कुछ बैक्टीरिया मौजूद है, 1 के अंदर कुछ बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, अब इधर बताया गया कि भाई नो बैक्टीरियल ग्रोथ हमें नज़र आई 64, 32, 16, 8, 4, 2 तक। 0.5 और 1 में हमें बैक्टीरिया ग्रोथ नज़र आई, ठीक है। फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा तो हमें ये पता चला कि भाई पहले जो था उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करके देखने को नज़र आ रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ, लेकिन 32 और 64 में बैक्टीरिया ग्रोथ नज़र नहीं आए, ठीक है। अब इधर जो हमें
2 में हमें ग्रोथ नहीं आई थी, तो ये शो कर रहा था कि MIC इज़ द लोएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। ये कम से कम चाहिए कंसनट्रेशन जो यहाँ से मारना शुरू कर देगा एंटीबायोटिक किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। और मैक्सिमम यहाँ पे नज़र आ रहा है 32 पे हमें 0% बैक्टीरिया ग्रोथ नज़र आई। तो इसका मतलब ये वो कंसनट्रेशन है जिस पे बैक्टीरिया मरना कम्प्लीटली 99% लिखा हुआ है। इट इज़ द लोएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट किल्स 99.9% ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब कह रहे हैं भाई इफेक्ट ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑन दी थेरेपी, ठीक है, द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसमें सिर्फ ये बात बताई गई है कि भाई ये बैरियर से अफेक्ट पड़ता है एंटीबायोटिक पे, ठीक है। अगर बैरियर ज़्यादा होंगे तो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है या एंटीबायोटिक है वो साइट ऑफ एक्शन पे सही तरीके से पहुंच नहीं पाएगा, सही कंसंट्रेशन में पहुंच नहीं पाएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने 32 मिलीग्राम का, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ 32 मिलीग्राम का एक एंटीबायोटिक है, वो हमें साइट ऑफ एक्शन पर पहुँचाना है, ठीक है। हमने 32 मिलीग्राम ही दी है और जब वो उसको बॉडी में दी है ओरली, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट पास इफेक्ट होगा और डिफरेंट बैरियर्स हैं, वहाँ से पास होने के बाद साइट ऑफ एक्शन में समझ लें 25 मिलीग्राम जा रही है। तो आप मुझे बताएं 25 मिलीग्राम का वो इफेक्ट शो होगा जितना 32 पे शो हो रहा था? नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो हमें तो 32 पे जाना ही है। तो उसी हिसाब से हम बहुत सी ड्रग की डोज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर हम फार्मास्यूटिक्स में चले जाएंगे, मतलब फिर हम कैसे उसकी जो है वो बैरियर को कम कर सकते हैं, साइड ऑफ एक्शन पे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी हो, ज़्यादा ड्रग पहुँचे, तो वो डिफरेंट टॉपिक है। तो हम उसको देख के कंसंट्रेशन बनाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब जो है बस एक लास्ट टॉपिक है जो आज इस वीडियो का, वो हम ये देख रहे हैं कि कैसे, अच्छा अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का वो है द पेनिट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट इन द CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आर पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस बाय दी, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट को चाहिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ बैरियर मौजूद है, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हम क्या क्या करें एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर चेंजेस, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मिकदार में CSF में जाए, ठीक है। CSF में ज़्यादा मिकदार में जाएगा तो इन्फेक्शन को कम करेगा ज़्यादा। सबसे पहले है लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी आप अंदर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा ड्रग उतना ज़्यादा वो CSF के अंदर जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट, जाहिर सी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर साइज़ बड़ा होगा मॉलिक्यूल का तो वो उसको हिंड्रेंस होगी अंदर क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर है प्रोटीन बाइंडिंग। अच्छा, प्रोटीन बाइंडिंग में इन्वर्सली है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई ड्रग प्रोटीन के साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से बाइंड कर जा रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटीन के साथ बाइंड कर जा रहा है, तो हाँ उसको ये डिसएडवांटेज होगा कि वो इंटर नहीं कर पाएगा CSF में। द हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग रिस्ट्रिक्ट इट्स एंट्री टू द CSF। ये तो बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है कि जैसे आप दो दोस्त एक जगह खड़े हुए और एक दोस्त को जाना है घर और दूसरे दोस्त ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। जब दूसरे दोस्त ने उसको पकड़ के रखा हुआ है तो आपका जो पहला दोस्त है वो कैसे घर जाएगा, वो दोस्त घर कैसे जाएगा? तो इसी तरीके से प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो फिर हमारे पास जो ड्रग है वो साइड ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। फिर सेंसिटिविटी टू ट्रांसपोर्टर और ई-फ्लक्स पम्प, ठीक है। ये बात क्या कह रही है कि भाई जो ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर हैं जो ड्रग को लेके जाते हैं साइट ऑफ एक्शन पे ट्रांसपोर्टर, उसके साथ सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए? ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि ज़्यादा ड्रग जो है सेंसिटिव है ट्रांसपोर्टर से, मतलब जल्दी से आके चिपक जाएगी ट्रांसपोर्टर पे और जल्दी जल्दी बैठ के साइड ऑफ एक्शन पे निकल जाएगी, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, एक बस आई है, ठीक है, और बस आपको लेके जा रही है कराची टू लाहौर, और अगर जो पैसेंजर वो जल्दी जल्दी बस में बैठ जाएँ और जल्दी बस में बैठ जाएंगे तो बस जल्दी निकल जाएगी और जल्दी लाहौर पहुंच जाएंगे। और अगर सेंसिटिविटी कम होगी तो फिर क्या होगा, देर से बैठेंगे पैसेंजर, देर से ड्रग बैठेगी और फिर साइड ऑफ एक्शन में देर से जाएगी। ई-फ्लक्स पम्प जो है, ई-फ्लक्स का क्या मतलब होता है? ई-फ्लक्स का मतलब होता है कि बाहर निकालना, ठीक है, मतलब कि आपको जो ड्रग है वो ड्रग को ई-फ्लक्स करना, ठीक है। एक इनफ्लक्स होता है और एक होता है ई-फ्लक्स। तो हमें ई-फ्लक्स जो पंप है वो हमें डिक्रीज़ करना होता है, ठीक है। डू नॉट हैव एन एफिनिटी टू ई-फ्लक्स पम्प हैव द बेटर CNS
पेनिट्रेशन। ई फ्लक्स का क्या मतलब, बिल्कुल ऐसे ही अगर एग्जांपल को, बस में आप बैठे हुए, ठीक है, बस में बैठे हुए पैसेंजर जा रहा है, आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, ठीक है, एक बंदा चढ़ता है, उसने आपको धक्के मार के बस से बाहर निकाल दिया। तो आप मुझे बताएं, अगर आपको कराची से लाहौर जाना है तो आप चाहेंगे कोई आपको धक्का मार के बाहर निकाले? नहीं निकाले, ज़ाहिर सी बात है। इसे कहते हैं ई फ्लक्स। इनफ्लक्स इसका अपोजिट होता है। तो डू नॉट हैव द एफिनिटी टू ई फ्लक्स पम्प, हैव द बेटर CNS पेनिट्रेशन। ठीक है, आज यहीं तक है टॉपिक। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।